बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। इसके बाहर भी राब्ते हैं जिन्हें वो हरकत में ला सकती है। तुम ठीक ही कह रहे होगे, लेकिन अब अपना दिमाग ठंडा रखो, वरना ये न हो कि जिल्लाहट में राजी रोड वाले प्लान में कोई गड़बड़ होकर अगर तुम्हारा क्यास दुरुस्त है तो अब तक वीरा को अपने ज़राए ये इत्तला मिल चुकी होगी कि इसका शुबा दुरुस्त था और तुमने के लिए चूहेदान तैयार किया हुआ था। मैंने बहस से बचने के लिए सिगरेट सुलगा ली ताकि अपने जहन में आने वाले हालात पर मरकूज कर सकूं। शेर शाह ने मुझे शारा फैसल की सर्विस लेन में ताजे तक की हदायत की थी, इसलिए मैं तारक रोड के अकबी हिस्से से इसी रोड पर जाने के बजाय नर्सरी में पर निकला और वहीं से गाड़ी इस रोड पर डाल दी। इस रास्ते पर राजी रोड के क्रॉसिंग से जरा पहले शेर शाह की बताई देखकर मुझे जहनी झटका लगा। मेरी कार की रफ्तार सुस्त थी। इस ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शेर शाह ने मुझे पहचान कर गाड़ी निकाल ले जाने का इशारा किया और इसी के साथ उसकी कार भी मेन में आ गई। राजी रोड के सामने से गुजरते हुए मैंने लम्हा बार में इसकी मोबाइल वैन की छत पर गर्दिश करने वाली नीली रोशनी देखी, जिसके इनकास में राजी रोड के अंदरूनी हिस्से में खासे लोग जमा हो रहे थे। पेट्रोल पंप से आगे जाकर मैंने गाड़ी रोकी तो शेर शाह अपनी गाड़ी मेरे बराबर में लाया और बोला, यहाँ रुकना मखदूश है, सीधे कारसाज की तरफ निकल चलो, वहीं रुककर बात करूंगा। आमिर खान की नाकामी के बाद शेर शाह के पुरतशवीश लबो लहजे ने मुझे खलजान में मुब्तला कर दिया। इस वक्त गुजाला की सलामती के लिए एक एक लम्हा बेशकीमत था, लेकिन वो लोग वक्त की लगामें ढीली किए हुए थे। ठहरो, मैंने गुर्रा कर शेर शाह को हुक्म दिया। फिर सुल्तान शाह से कहा कि सब हो गया, तुम इसकी गाड़ी लेकर मेरे पीछे आओ और इसे अपनी जगह पर वापस भेज दो। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। मेरी हदायत पर बहुत फुर्ती के साथ अमल किया गया। लम्हा बार बाद शेर शाह खौफजदा अंदाज में मेरे बराबर वाली नशिस्त पर विराजमान था। सुल्तान शाह इसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील संभाल चुका था। मुंह लटका कर बैठने के बजाय बिला तुमीद असल बात पर आ जाओ, मैंने कार आगे बढ़ाते हुए तुंद लहजे में कहा। इस मकान के सामने किसी ने ताजे की खोपड़ी में पिघला हुआ शीशा उतार दिया। शेर शाह ने मुझे मजमल आवाज में आगाह किया, इसकी लाश पुलिस के कब्जे में है। इसने तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? मैंने स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारकर गुस्से से पूछा। मालूम होता है कि आज की रात तुम सब ने नाकाम होने का अहद किया हुआ है। वो कौन था और कैसे बच निकला? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बॉस, वो तकरीबन रुंधी हुई आवाज में बोला। मैं नर्सरी से तुम्हें फोन करके वापस आया तो ताजा सड़क पर तड़प तड़प कर ठंडा हो चुका था। इसके गिर्द कुर्बो जवार के मकीन और इनके मुलाजमीन मौजूद थे, लेकिन वो सब भी इसके लिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि गोली दाहिनी कनपट्टी से अंदर दाखिल होकर इसके चेहरे का बायां हिस्सा और खोपड़ी उड़ाती हुई पार निकल गई थी। पुलिस के आने से पहले ही मैं वहां से खिसक लिया। लोगों का ख्याल था कि इस पर किसी चलती हुई कार से बहुत करीब से फायर किया गया था। बकवास, मैंने बेएतबारी से कहा। सड़क पर चलते हुए आदमी की खोपड़ी कार की खिड़की से बहुत बुलंद होती है। ऐसे फायर के नतीजे में गोली खोपड़ी से घुसकर सर के ऊपरी हिस्से से निकलनी चाहिए थी, दूसरी तरफ से नहीं। तुम्हारी बताई हुई सूरत इसी वक्त पेश आ सकती है जब फायर किसी ऊंची कार की खिड़की से या कहीं और से किया गया हो। इतनी बुनियादी बात तो तुम्हें लाश देखते ही समझ लेनी चाहिए थी। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन लोगों की इस राय का सबब यह था कि गोली बहुत कुव्वत से आर पार गुजरी थी। अगर वो दूर का फायर होता तो गोली की रफ्तार कम हो चुकी होती और वो अंदर ही रह जाती। गोली के दूसरी जानब से निकल जाने की वजह से करीब से फायर की बात की गई थी, फिर वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था, इसलिए चलती हुई कार से फायर की कहानी बन गई। मैंने तुम्हारी तरह इसकी जुज़ियात पर गौर करने की जरूरत ही नहीं समझी थी और लाश मीर अकबर खान के मकान के सामने ही पड़ी हुई थी। मैंने तुर्शी से पूछा। हाँ, मकान के बिल्कुल मुकाबल सड़क की दूसरी जानब पड़ी हुई थी। लाश का इस मकान से फासला कितना रहा होगा? मैंने अगला सवाल किया। अहाता की दीवार से 100 फुट और असल इमारत से कम 200 फुट जरूर रहा होगा। इसी वजह से तुमने इस मकान से फायर को खारिज अज इम्कान समझ लिया। शायद ये भी एक वजह थी, इसने एतराफ किया। इतनी दूर से राइफल की गोली ही कारी जख्म लगा सकती है, लेकिन वो राइफल के फायर का जख्म नहीं था। राइफल इसका पूरा चेहरा मसख कर देती। अजीब बात यह है कि फायर की आवाज किसी ने नहीं सुनी, सब लोग उसकी चीख सुनकर ही वहां पहुंचे थे। हलाकत का सबब बनने वाली गोली मिलेगी तो पुलिस इस मकान की तरफ मुतवज्जो देने की जरूरत महसूस करेगी। मुझे यकीन है कि ताजा खुद को इन लोगों की नजरों से छुपाए रखने में कामयाब नहीं हो सका। उस पर लंबी नाल और ज्यादा रेंज वाले किसी बेआवाज पिस्तौल से फायर करके मौत के घाट उतारा गया है। तुम ये न भूलो कि हमारा मद्दे मुकाबल कोई मामूली हरीफ नहीं बल्कि वीरा है, जो जदीद तरीन हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी महारत और दस्तरस रखती है। इसके सामने गफलत दिखाने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मैं तुम
तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, वो थकी हुई आवाज में बोला। पुलिस के आ जाने के बाद वो जगह हमारे लिए मखदूश हो चुकी है, वरना तुम ताजे की लाश देखकर ज्यादा बेहतर राय कायम कर सकते थे। ये कलील सी मुद्दत में हमारी दूसरी बदतरीन नाकामी है, मैंने तलख लहजे में कहा। तुमने न सिर्फ ताजे को खो दिया बल्कि वीरा को भी होशियार कर दिया। अगर तुम लोगों की यही कारकर्दगी रही तो हमें वीरा को भूल जाना चाहिए। हम इस पर ओछा वार करते रहे तो वो तुम सब की दुमों में नमदा बांध कर तुम्हें अपनी डुगडुगी पर नचाना शुरू कर देगी। एक चालाक औरत के मुकाबले में अपनी ये तहकीर मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी तो क्या हमने कहीं और भी चोट खाई है? इसने मेरे खामोश होने पर सवाल किया। अमीर खान ने भी आज मुंह काला कराया है, मैंने बदमजगी से कहा। वीरा ने एक मामूली सी चाल चलकर इसे और इसके आदमियों को उल्लूठा बना दिया। इसमें मनसूबाबंदी की जरा सी भी अहलियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज की रात हमारे सितारे गर्दिश में है, वरना वो इतना बेवकूफ नहीं है। मैंने जले कटे लहजे में इसे शर्फ आबाद के वाकयात से आगाह करते हुए कहा। मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों पर इन्हिसार करके मैं अपना सर पीटता रह जाऊंगा, इसलिए अब खुद ही वीरा को देखूंगा। एक लग्जश की इतनी बड़ी सजा न दो बास, वो दुखी लहज आवाज में मिनमिनाया। हम लोगों के सामने बड़े बड़े सुरमाओं का पिता पानी होता है। सैंडो का जख्म ताजा था, आज ताजा हमारा साथ छोड़ गया। इसकी रूह की सरखरुई इसी में तरह हो सकती है कि हम इसकी कातला की गर्दन में रस्सी का फंदा डाल दें। तुम हमें चंद रोज की मोहलत और आजादी दे दो, फिर देखना कि हम वीरा को किस हाल में तुम्हारे रूबरू पेश करते हैं। नहीं शेरशाह, मैंने सख्ती से कहा, तुम्हारी अना की तस्कीन की खातिर मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। वीरा हमारी एक नंबर दुश्मन है, अब इसका सर कुचला जाना चाहिए। जब तक तुम्हारी मोहलत पूरी होगी वो हमें 2-4 नए चरके लगाकर हमारी गिरफ्त से बहुत दूर जा चुकी होगी। शेरशाह को चुप लग गई। इसने अपनी इल्तिजा पर इसरार तर्क कर दिया और मैं खामोशी के साथ ट्रेड लाइन की तरफ कार चलाता रहा। सुल्तान शाह इसकी कार में मेरे पीछे आ रहा था। ट्रेड लाइन के दफ्तर के करीब पहुंचकर कार पार्क करने की बजाय मैंने फुटपाथ के किनारे रोकी तो शेरशाह इंजन बंद होने के इंतजार में अपनी सीट पर ही बैठा रहा। तुम उतरो और दफ्तर में जाओ, मैंने इंजन बंद किए बगैर हदायत की। सुल्तान शाह पहुंच जाए तो इससे अपनी गाड़ी की चाबी ले लेना। क्या तुम किसी मिशन पर जा रहे हो? इसने हिचकिचाते हुए सवाल किया। मुझे कुछ न कुछ सोचना होगा शेरशाह, मैंने जोर देकर कहा। दुश्मन चाकू चौबंद और जिंदा सलामत हो तो अक्लमंद को कभी गहरी नींद नहीं सोते। दुश्मन को सुलाने के बाद ही सोने में लुत्फ आता है। तुम्हारे मंसूबे में मेरी कोई गुंजाइश निकल सके तो तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि इस बार तुम्हें मुझसे मायूसी नहीं होगी। वो मेरे सर्द महाराना रवैये से बहुत ज्यादा दिलगीर नजर आ रहा था। मैंने एक बार गौर से इसकी तरफ देखा और एक सांस लेकर कहा, तुम्हें अपने साथियों की भी बहुत फिक्र है। तुम्हें ताजे की लाश के हसूल के लिए भी भागदौड़ करनी होगी। नहीं बास, वो तड़प कर बोला। सैंडो की बात और थी, सब का उस्ताद और बाप था। इसकी मौत पुरअसरार हालात में हुई थी। ताजे बेचारे ने अपनी ही किसी गलती की भारी कीमत चुकाई है। इसकी बीवी इसी शहर में रहती है। मेरा कोई भी आदमी इसकी सर्द खाने से लाश वसूल करने में इसकी मदद कर देगा। तुम इस वीरा की बेखुनी तक मैं दिन रात तुम्हारे पीछे दुम हिलाता रहूंगा। वो वाकई एक जिम्मेदार और फर्ज शिनास कारकुन था। एहसास नदामत से जमीन में गड़ा जा रहा था। मुझे वैसे ही अफरादी कुव्वत की जरूरत पेश आ सकती थी, इसलिए मैंने अपने रवैये में लचक पैदा करने का फैसला कर लिया और कहा, ठीक है, तैयार रहना, जरूरत पेश आई तो मैं तुम्हें तलब कर लूंगा, लेकिन याद रखना कि इस बार अमीर खान या ताजे जैसी गलतियों के इर्तिकाब में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम ग्रेट हो बास, वो यक बेयक खिल उठा। मैं तुमको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझसे जरा सी भी लगदश हो जाए तो तुम अपने हाथों से मेरी खाल में बुस भर देना। मैं उफ भी कर जाऊं तो मेरे मुंह पर पेशाब कर देना। मैंने अपना मुकाम बहुत मेहनत से बनाया है, जिसे खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब जाओ, सुल्तान शाह आ गया है, मैंने अकबनुमा आईना में देखते हुए सपाट लहजे में कहा। तुम्हें मुख्तसर नोटिस पर तैयार रहना होगा। कोई खाका बनते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ कार से उतर गया और मैंने खिड़की से हाथ हिलाकर सुल्तान शाह को अपनी तरफ बुला लिया, क्योंकि मैं फौरी तौर पर होटल वापस जाकर मजीद कुछ तैयारी करना चाहता था। सुल्तान शाह के सवार होते ही मैं तेज रफ्तारी के साथ होटल की तरफ रवाना हो गया। ताजे की मौत सुल्तान शाह के लिए हैरत और सदमा का बायस साबित हुई। इसकी राय थी कि इस बार वीरा अपने मामूल से कुछ ज्यादा ही मुस्तैद और फुर्तीली नजर आ रही थी। इसने तुम्हारी दोनों चालें नाकाम बना दी। वो मुतासफाना लहजे में बोला। अब जब बात खुल ही गई है तो तुम इससे मीर अकबर खान के फोन पर बात क्यों नहीं कर लेते? हरगिज नहीं, मैंने इसकी तजवीज सख्ती के साथ रद्द कर दी। इन कामयाबियों ने इसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा दिया होगा और वो दिल से चाह रही होगी कि मैं फोन पर इससे राब्ता करूं ताकि वो मुझे मेरी बेबसी का एहसास दिला सके।
सके। अब तो इस पर अचानक ही हाथ डालना होगा। तो क्या तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा बन चुका है? इसने चौंक कर पूछा। हमारे लिए वक्त की सबसे ज्यादा अहमियत है, मैंने अपनी निशिस्त में बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा। एक बार गजाला के बदन पर नश्तर चल गए तो सब कुछ बेकार साबित होगा। लेकिन तुम किस राह पर सोच रहे हो? वो भी खासा मुस्तरब था। आज इसने 2 मरतबा कामयाबी हासिल की है, इसलिए वो सोच भी नहीं सकेगी कि मैं तीसरी मरतबा इधर का रुख करूंगा। मैं आज रात ही कार्रवाई करके इसे मुतहैयर कर देना चाहता हूँ। इस बार फिर माफिया के आदमियों से काम लोगे? मुझे तो आज इनके सितारे ही गर्दिश में नजर आते हैं। ऐसा न हो कि वो फिर जख्म खाकर भाग निकलने पर मजबूर हो जाएं। इस मकान में घुसने के लिए हम दोनों को किसी न किसी को साथ लेना पड़ेगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। ऐसा न हो कि हम अंदर घुसने के बाद पीछे से घेर लिए जाएं। किसी न किसी को बाहर रहकर पीछे का ध्यान भी रखना पड़ेगा। असल कार्रवाई हम खुद करेंगे, लेकिन एहतियातन शेरशाह को भी शामिल कर लिया जाए तो कोई मजायका नहीं। इसे तुम्हारी और वीरा की बातें सुनने का मौका मिल गया तो माफिया वालों को पता चल जाएगा कि पहले वो तुमसे मिली हुई थी और अब तुम दोनों जाती इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे के दुश्मन हुए हो। तुम भूल रहे हो कि हम वीरा से मुज़ाकरात करने नहीं बल्कि मुकाबला करने जा रहे हैं। मुज़ाकरात और नोक झोंक का जमाना अब ख्वाबो ख्याल हो चुका है। इसने गजाला पर दूसरी मर्तबा हाथ डालकर कमीनगी का सबूत दिया है। अब मेरे दिल में इसके लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती, लेकिन इसके दिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि तुम्हें अपने रूबरू देखकर इसके दिल में दबी हुई चिंगारियां एक बार फिर भड़क उठे। गजाला के दोबारा अगवा से ये बात तो साबित हो जाती है कि वीरा इसके मुकाबले में हसद और रकाबत के जज्बात में मुब्तला हो चुकी है। मेरी दानिश्त में वो बहस बराए बहस थी जिसका कोई इख्तिताम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने बिल्कुल ही चुप साध ली और मीर अकबर खान के मकान में दाखिले के इम्कानात पर गौर करने लगा। शेर शाह की फराहम की हुई मालूमात के मुताबिक ये बात हौसला अफजा थी कि वहाँ सिर्फ एक मुलाजिम रहता था। इस एतबार से इस छत के नीचे हरीफ की 100 नफरी जमात के मुकाबले में हम भी 3 ही होते और हमें पहल का फायदा होता, जिसके नतीजे में हम इन पर गालिब आने की को भी उम्मीद कर सकते थे। अपने होटल में पहुंचकर मैंने सबसे पहले नहा धोकर थकान से निजात हासिल की, फिर एक बैरे को तलब करके इससे मानी खेज लहजे में वहाँ दस्तयाब तफरीही सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया तो ये खुशगवार इंकशाफ हुआ कि इस छोटे से होटल में मुनासिब अखराजात पर तफरीह के सारे लवाजम फराहम हो सकते थे। मैंने अपने मुंतशिर ख्यालात को यकजा करने के लिए डिलैक्स स्कॉच की एक बोतल मंगवाने पर इत्तफाक किया। वेटर थोड़ी ही देर में बर्फ के डलों से भरे हुए आइस पॉट और सोडे के साथ ही अखबारी कागज में लिपटी हुई ब्लैक डॉग की बोतल भी ले आया और टिप में 20 रुपए वसूल करके खुशी खुशी रुखसत हो गया। सुल्तान शाह गुसल खाने में घुसा हुआ था। मैं किसी एहतमाम के बगैर अपने शुगल में मसरूफ हो गया। पहली बार हम होटल से निकले थे तो हमने भरे हुए पिस्तौल अपने साथ ले जाने पर इत्तफाक किया था, लेकिन नए मंसूबे में ज्यादा शोर शराबे की गुंजाइश नहीं थी। रात के सन्नाटे में वैसे भी पिस्तौल की आवाज दूर तक गूंज कर दूसरों को जाए वारदात की तरफ मतवज्जो कर सकती थी, इसलिए मैं बीम गन साथ ले जाने की जरूरत महसूस कर रहा था, जिसकी मदद से हरीफ को खामोशी के साथ खत्म किया जा सकता था। 10 बजे तक मैं ज़हनी तौर पर खासा पुरसुकून हो चुका था, इसलिए हमने कमरे ही में खाना तलब किया। खाने से फारिग होने के बाद मैंने होटल ही के फोन पर ट्रेड लाइन फोन किया। वहाँ शेरशाह शायद फोन के करीब ही मेरी कॉल के इंतजार में बैठा हुआ था। इसलिए पहली घंटी मुकम्मल होने से पहले ही रिसीवर उठा लिया गया। ठीक 12 बजे नर्सरी के बस स्टॉप पर आ जाओ, मैंने किसी तुमीद के बगैर इसे हदायत दी। कोई तैयारी वगैरह? इसने मुबहम लहजे में सवाल किया और मैं चिढ़ गया। अगर तुम पिंग पंग खेलने आ रहे हो तो रैकेट वगैरह लेते आना, मैंने गुर्राते हुए कहा। कान खोल कर ये भी सुन लो कि तुम कार से नहीं बल्कि किसी रिक्शा या टैक्सी से आओगे। मैं बिल्कुल समझ गया। फोन पर इसकी बुखलाई हुई आवाज उभरी। मैंने इससे मजीद कोई बात किए बगैर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल करके 11:15 बजे होटल छोड़ दिया। हर लिहाज से वो मुनासिब वक्त था, लेकिन सदर की सड़कों पर इतनी रौनक थी जैसे हम कबल अज वक्त ही अपने मस्कन से निकल आए हों। वो कराची का ऐसा गरीब परवर इलाका था जो शहर में वक्तन फवक्तन भड़क उठने वाली नफरत की आग से अक्सर बेशतर महफूज ही रहा करता था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी कमाने वाले मजदूरों और क्लर्कों वगैरह के लिए रात के इन औकात में एम्प्रेस मार्केट का इलाका जंक्शन का काम करता था, जहां वो अपने घरों के लिए बस या मिनी बस बदलने से कबल किसी सस्ते होटल में सस्ता खाना खाकर चाय की एक प्याली पीने के लिए जरूर रुकते थे। इस इलाके में राइज 1 वे सिस्टम की अनायत से इस इलाके का चक्कर काट कर हम फ्लैट क्लब से आगे बढ़े तो रात का असल रूप नुमाया होने लगा। हर तरफ सन्नाटे का राज था। दिन भर पुरहजूम रहने वाली सड़कों पर बराए नाम ट्रैफिक रवां था और आबादियों के किनारों पर आवारा कुत्ते जमा होकर
इज्तिमाई तौर पर अपनी रात भर की हिकमत अमलियों पर बुलंद आवाजों में गौर खोज कर रहे थे। सदर से नर्सरी तक का फासला बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए सुल्तान शाह निहायत इत्मीनान से कार चला रहा था, जिसके नतीजे में हम ठीक 12 बजे नर्सरी के बस स्टॉप पर पहुंच गए, जहां शेर शाह खान एक तारीक गोशे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। हमारी रेंगती हुई कार को पहचान कर उसने फौरन ही सुलगती हुई सिगरेट एक तरफ उछाल दी और कार रुकने से लम्हा भर पहले ही अकबी दरवाजा खोलकर अकबी निशिस्त पर सवार हो गया। सुल्तान शाह ने पिछला दरवाजा बंद होने की आवाज सुनने से पहले ही कार की रफ्तार बढ़ा दी। तुम सब ही अहमक और अक्ल से पैदल हो या मेरे साथ अदाकारी करने की कोशिश करते हो? मैंने मुड़कर शेरशाह से चुभते हुए लहजे में सवाल किया। क्यों बॉस? इसकी आवाज से हैरत झलक रही थी। क्या मुझसे फिर कोई गलती हो गई? तैयारी के बारे में कोई सवाल पूछे बगैर तुमको समझ लेना चाहिए था कि ऐसी महमात में किन चीजों की जरूरत पेश आ सकती है। इस किस्म के गैर जरूरी सवालात से मुझे सख्त कोफत होती है। मेरा मतलब था कि पिस्तौल, बेहोशी की दवा और कफल शिकनी के आलात के अलावा किसी और चीज की जरूरत होती तो मैं वो भी साथ ले आता। बाज औकात ऐन मौके पर किसी चीज की कमी परेशान कर देती है। बेहोशी की कौन सी दवा लाए हो? इसकी मामला फहमी का अंदाजा होते ही मेरा लहजा नरम पड़ गया। खालिस क्लोरोफार्म स्प्रे है। नाक पर पहली फुहार पड़ते ही शिकार अंटा गफील हो जाता है। वो मुझे दे दो। मैंने शीशी इससे लेकर अपनी जेब में डाल ली। राजी रोड पर से गुजरते हुए शेर शाह ने मीर अकबर खान के मकान की निशानदही की तो वो अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने मकान के मुकाबले इस मुकाम की तरफ भी इशारा किया जहां ताजे की लाश गिरी थी। मैंने शेर शाह से इस मकान की जुजियात सुनकर अपने जहन में जो नक्शा बनाया था, असल मकान इससे सरे मोह भी मुख्तलिफ नहीं था। वहाँ मुकम्मल अंधेरे का राज होना हमारे हक में बेहतर था, लेकिन इस तारीकी की वजह से मुझे ये नया खौफ लाहक हो गया कि कहीं मकान के अहाते में रखवाली करने वाले खौफनाक कुत्तों का राज न हो, क्योंकि हम में से किसी ने भी कुत्तों को बेबस करने की जरूरत के बारे में नहीं सोचा था। इस वक्त इस सड़क पर ऐसा सुकून और सन्नाटा था कि ये कहना दुश्वार था कि चंद घंटे कबल वहाँ कत्ल की कोई वारदात हुई थी। रात के अंधेरे में सब कुछ ठीक और नॉर्मल नजर आ रहा था। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, मगर मेरा ख्याल है कि इस मकान में कुत्ते नहीं हैं। मेरे सवाल पर शेर शाह ने खिफत आमेज लहजे में कहा, मैं कई बार इस मकान के सामने से गुजरा था, लेकिन मुझे एक बार भी फाटक के पीछे किसी हरकत के आसार नजर नहीं आए। कुत्ते रात गए इसी वक्त खोले जाते हैं जब मकीन सोने की तैयारी करने लगते हैं। सुल्तान शाह ने पहली मर्तबा मेरी और इसकी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, कराची अब बहुत बदल चुका है। इसने कदरे जारहाना लहजे में कहा और मैंने महसूस किया कि वो मेरे अंदाजे से ज्यादा तेज व तरार आदमी था। शायद वो मेरे सामने दानिस्ता ही बीगी बिल्ली बना रहता था। ये इस वक्त की बातें हैं जब चोर और डाकू रात ढलने से पहले अपने धंधे पर नहीं निकलते थे। अब तो यहाँ हथियारों के जोर पर दिन दाड़े डाके डाले जाते हैं। लोग अपने हिफाजती इंतजाम हर वक्त ही तैयार रखते हैं। वो कह रहा था, किसी तकरीब या मतवक्को मेहमान की आमद के मौका पर कुत्तों वगैरह को बंद कर दिया जाए तो और बात है, वरना अब ये 10 बरस पहले वाला कराची नहीं रहा है। क्या तुम इब्तदा ही से कराची के बशिंदे हो? वक्त गुजारी के लिए मैंने पूछा। मेरी पैदाइश ही यहीं की है, शेर शाह के इलाके में पैदा हुआ था। सुल्तान शाह बेसाख्ता हंस पड़ा। अच्छा ही हुआ कि तुम गीदड़ या मच्छर कॉलोनी में पैदा नहीं हुए, वरना तुम्हारा वही नाम होता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपनी संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा, 3 बातों पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता कि कौन कब किस जगह पैदा होता है और इसका क्या नाम रखा जाता है। मैंने सुर्ख और सफेद लोगों के नाम काले खान सुने हैं और डरावने चेहरे वाले ताजा गुल कहलाते हैं। इन फजूलियात पर बहस करने की बजाय खामोश रहकर अपनी सलाहियतें मुजतमा करने की कोशिश करो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैंने महसूस किया था कि वो सुल्तान शाह पर हावी होने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं इसे अपनी मौजूदगी में जरा सी भी डील देने पर आमादा नहीं था। वीरान और रोशन सड़कों का एक लंबा चक्कर लगाने के बाद हम जायजा लेने की नीयत से दोबारा इस मकान के सामने से गुजरे और इस बार मैंने फैसला कर लिया कि हमें क्या करना था। तीसरे चक्कर में सुल्तान शाह ने मीर अकबर खान के मकान से मुल्हिक खाली प्लाट के करीब कार रोककर हमें उतारा और फिर फौरन ही कार एक गुंजान दरख्त के नीचे पार्क करके लॉक कर दी। इस खाली प्लाट पर कूड़े करकट के ढेर से खासा तोफन उठ रहा था। मेरे लिए ये समझना दुश्वार था कि अकबर अपने पड़ोस में ऐसी नागवार बदबू क्यों कर बर्दाश्त करता था। वहाँ कूड़े के साथ ही बहुत सा तामीराती मलबा भी बिखरा पड़ा था, जिसने जा बजा टीलों की सूरत इख्तियार की हुई थी। अकबर के मकान के अहाते की दीवार के साथ बाज जगह ये टीले इतने ऊंचे थे कि इन पर खड़े होकर अकबर के लान वगैरह का जायजा लिया जा सकता था। मैं ऐसे टीलों पर से अकबर के मकान पर नजरें डालता हुआ एक तारीक तर अकबी हिस्से में जाकर रुक गया, जहां अकबर के मकान में आग उगे हुए बरगद के एक तनावर दरख्त की घनी शाखों ने साया किया हुआ था। सड़क से गुजर
गुजरने वाला कोई भी शख्स इस मुकाम पर हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं कर सकता था। सुल्तान शाह इस दौरान में हम दोनों से आ मिला था। चंद सानियों तक हम तीनों सांस रोककर अंदर की कोई सुन गिन लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहाँ मुकम्मल सन्नाटे का राज था। कोई आहट थी और न ही किसी वहशी कुत्ते की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर सुल्तान शाह ने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यके बाद दीगरे 3 हल्के कंकर अकबर के मकान के अहाते में उछाले। इसका मकसद सिर्फ इतना कि कुत्ते कहीं दूर बैठे हों तो कंकरों की आवाज सुनकर गुर्राते हुए इस तरफ आएं और हम इनकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सकें। मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता था, इनसे सामना हो ही जाता तो मैं बड़ी आसानी के साथ 2-4 कुत्तों के जबड़े चीर सकता था, लेकिन इनके दांतों और फिर कुत्ते के काट लेने के बाद पेट में घोंपे जाने वाले मुतअद्दिद इंजेक्शनों के तस्वर से मुझे खौफ आता था। इसलिए मैं अंदर कूदने से पहले हर तरह से अपना इत्मीनान करना चाहता था। कई मिनट गुजर गए, लेकिन अकबर के मकान पर छाए हुए पुरहोल सन्नाटे के तसलसल में कोई फर्क नहीं आया। तो मैंने शेर शाह के पहलू में हाथ मारकर इसे पेशकदमी करने का इशारा किया। वो किसी बंदर की सी फुर्ती के साथ अहाते की दीवार पर चढ़ा और पलक झपकते में अंदर कूद गया। दम की हल्की सी आवाज के बाद वहाँ फिर इसी बेकरार सन्नाटे का राज हो गया। अंदर कुत्ते होते तो गुर्राते हुए शेर शाह से लिपट जाते। अंदर कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं निहायत इत्मीनान के साथ दीवार से दूसरी तरफ कूद गया। मेरे पीछे सुल्तान शाह भी नरम जमीन पर आ रहा। तुम आगे जाकर कोने पर ठहरो ताकि मकान की दोनों सिमतों पर नजर रख सको, मैंने सरगोशियाना लहजे में शेर शाह से कहा। जब तक जान का खतरा न हो गोली चलाने से गुरेज करना। सुल्तान शाह तुम्हारे मुखालफ कोने पर रुककर मकान के बकिया 2 पहलुओं पर नजर रखेगा और मैं अंदर जाऊंगा। कफल शिकनी के औजार मुझे दे दो। शेर शाह ने एक छोटा सा चर्मी पाउच मेरे हवाले किया जो आहनी औजारों की वजह से खासा वजनी था। फिर वो तेजी के साथ मेरी बताई हुई पोजीशन की तरफ बढ़ता चला गया। मैं सुल्तान शाह के साथ मकान के अकबी हिस्से की तरफ हो लिया। अकबर के मकान की साख्त बहुत मजबूत और मुस्तहकम नजर आ रही थी। तमाम खिड़कियों पर अंदर से पर्दे पड़े हुए थे और बाहर मजबूत आहनी ग्रिल नस्ब थी जिसे काटे बगैर अंदर तक रसाई मुमकिन नहीं थी। मकान के अकबी हिस्से में पहली मंजिल पर तामीर की कोई अलामत नजर नहीं आ रही थी, जिसकी बिना पर मैंने अंदाजा लगाया कि ऊपरी मंजिल पर शायद सामने की सिमत में ही कमरे बनाने पर इत्तफाक करके बकिया छत को खुला छोड़ दिया गया था। सुल्तान शाह को मकान के अकबी नुक्कड़ पर छोड़कर मैं बगली दीवार के साथ साथ मकान के अगले हिस्से की तरफ आ गया। मेरी तेज नजरों ने अंधेरे में शेर शाह के मध्यम हेवले को दीवार से चिपका हुआ देख लिया। वो जी हैसियत लोगों का इलाका था, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई कि अकबर के मकान में कोई कार नहीं थी। बगली गैराज के साथ ही पोर्च भी खाली पड़ा हुआ था, लेकिन वो वक्त इन बातों में उलझने का नहीं था। इसलिए मैं मुख्तसर सा बरामदा अबूर करके मकान के दाखिली दरवाजे पर पहुंच गया। मेरा तजर्बा था कि जहां छोटे मकानात में रहने वाले बड़े कुनबों के अफराद घर के कमरों से लेकर सेहन और छत हाता के स्टोर तक को हर वक्त आबाद रखते हैं, वहां बड़े मकानात का अगला हिस्सा अमूमन वीरान और गैर आबाद रहता है, क्योंकि ऐसे घरों में सबसे आगे ड्राइंग और डाइनिंग रूम होते हैं जो सिर्फ मेहमानदारी के औकात में इस्तेमाल किए जाते हैं, वरना मकीन आम तौर पर अपना वक्त लाबी, किचन या ख्वाबगाहों में गुजारने के आदी होते हैं। और जदीद तर्ज तामीर में मकान के ये हिस्से वस्त से शुरू होकर अकबी हिस्से में खत्म होते हैं। इसलिए आम तौर के बरअक्स बड़े मकानात में नकब जनी के लिए अगला हिस्सा ही सबसे महफूज और मौसर साबित होता है। मेरी मालूमात के मुताबिक अकबर का मकान बहुत कम आबाद था। वहाँ कुल 4 नफूस हो सकते थे, जिनमें गजाला कैदी थी और वीरा मेहमान। शेर शाह के मुशाहिदे के मुताबिक वीरा को ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए था, इसलिए निचली मंजिल पर शी के आईमैन मीर अकबर खान के अलावा सिर्फ इसके मुलाजिम को मौजूद होना चाहिए था। अपने इस ज़हनी हिसाब किताब के तहत मैंने दरवाजे के करीब फर्श पर बैठकर चर्मी पाउच में से टटोल कर 3 मुड़े तुड़े औजार निकाले और पूरी एहतियात के साथ दरवाजे के बंद कफल पर तबा आजमाई शुरू कर दी। मुझे पहली कोशिश में अंदाजा हो गया कि वो कोई मजबूत गैर मुल्की ताला था जिसके लीबरों को आसानी के साथ हरकत में लाना मुमकिन नहीं था। मैंने फौरी तौर पर अपना पहला औजार बदल दिया। इस वक्त सूरत हाल पर हमारी गिरफ्त बहुत मजबूत थी, कहीं से किसी मुदाखलत का कोई खतरा नहीं था, लेकिन मेरे जहन पर यह एहसास मुसल्लत था कि मैं एक बहुत खतरनाक और गैर कानूनी काम कर रहा था। इसलिए कफल के मैकेनिज्म से लड़ते हुए चंद ही लम्हों में मेरी हथेलियां पसीनों में भीग गई और खामदार औजार बार बार मेरी गिरफ्त से फिसलने लगे, जिसकी वजह से एक बार खफीफ सा खटका भी हुआ और मैं अपनी जगह पर दहल कर साकत हो गया। किसी जवाबी नकलो हरकत के इंतजार में गुजारे हुए वो चंद लम्हे मेरे लिए सदियों तवील साबित हुए। इत्मीनान हो जाने के बाद मैंने रुमाल से हाथ साफ करके दोबारा काम शुरू कर दिया और दोबारा हथेलियां भीगने से पहले ताला खोलने में कामयाब हो गया। वो मरहला
फासला सर करने के बाद मैंने चंद सानियों तक अपना सांस दुरुस्त किया, फिर नाभ घुमाकर पट पर हल्का सा दबाव डाला तो वो अंदर की तरफ सरकने पर आमादा नजर आया और मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि दरवाजा अंदर से बुलेट नहीं किया गया था, वरना हमें किसी पाइप के सहारे छत पर पहुंचकर कमरों के जरिए मकान में उतरने की राह तलाश करनी पड़ती। मैंने बहुत एहतियात और आहिस्तगी के साथ दरवाजा बंद करके अपनी जगह छोड़ दी। कोने पर पहुंचकर मैंने फजा में हाथ लहराया तो अकबी हिस्से में तारीकी में दुबका हुआ सुल्तान शाह मेरी हदायत के मुताबिक मेरे इशारे का मुंतजर था। फौरन ही अपनी कमीगाह से निकलकर मेरी तरफ बढ़ता चला आया। इसके आते ही हम दोनों दाखिली दरवाजे की तरफ गए और दरवाजा खोलकर पंजों के बल एक तारीक राहदारी में दाखिल हो गए। अपने अकब में दरवाजा बंद करते हुए मुझे अकबर के ज़ौक़ की दाद देनी पड़ी कि बरसों कबल बने हुए इस मकान के दरवाजों के कब्जों को बाकायदगी से तेल वगैरह दिया जाता था, जिसकी वजह से बिल्कुल बेआवाज थे, वरना आम तौर से लोग कब्जों के शोर पर तवज्जो नहीं देते, बल्कि मकान के दूर अफ्तादा हिस्सों में बैठकर इन्हीं आवाजों के जरिए लोगों की आमदोरफ्त का अंदाजा लगाने के आदी हो जाते हैं। दरवाजा बंद होने के बाद हम अंधेरे की गूर चादर में गिर गए। हम दोनों कई सेकंड तक वहीं खड़े एक दूसरे के चढ़े हुए सांसों की आवाजें सुनते रहे। फिर मैंने अपनी जेब से पेंसिल टार्च निकाल ली। मुझे एहसास हो चुका था कि भरा हुआ पिस्तौल सुल्तान शाह के हाथ में मौजूद था और वो किसी भी नागहानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।